ओके, तो हम देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फाइनेंस मतलब उधार लेना। उधार लेना यानी कि कंपनी कहां से सबसे सस्ते में पैसा उठा सके, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे सस्ते में जहां से भी पैसा उठा सके वो डिसीजन लेना कि सबसे सस्ते में मैं कहां से पैसा उठाऊं, वो आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आ जाता है हमारा, कहां हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट निकाल सके। तो किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारी कंपनी के फाइनेंस डिसीजन से कंपेयर होता है, समझ रहे हो। किसी और कंपनी का फाइनेंस मैनेजर वो इन्वेस्ट करने की जगह ढूंढ रहा है कि कहां मैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे वो कर सकूं इन्वेस्ट, और जो इधर हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या चेक कर रहा है कि कहां से कम ब्याज पे लोन उठा सकूं, समझ रहे हो। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, दोनों कंपनीज में वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देख रहा है कि मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है और मुझे कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए मार्केट से। इधर की तरफ कंपनी क्या है, इधर की तरफ वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ से देख रहा है कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, इतना मुझे लोन मिल जाए। समझाता हूं। कंपनी ए, कंपनी बी, इसका फाइनेंशियल मैनेजर, इसका फाइनेंशियल मैनेजर, इसको चाहिए लोन, इसको करना है इन्वेस्ट, इसको इन्वेस्ट करना है। तो ये कंपनी है क्या देखेगी कि मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहां मिल रहा है, मैं वहां पैसे लगाऊं अपने। कंपनी ए का फाइनेंशियल मैनेजर क्या देखेगा, जहां मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले मैं वहां पैसे लगाऊं। और कंपनी बी का फाइनेंशियल मैनेजर क्या देखेगा, जहां से मुझे सबसे कम में लोन मिल सके मैं वहां से लोन ले लूं। ठीक है। अब इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस बात पे डिसीजन, मतलब ये अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस बेस पे लेगा, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और ये अपना लोन किस बेस पे लेगा कि इसको अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम रखनी है। जितने कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना अच्छा। ये क्या करेगा, ये अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान के चलो इसकी 10% है, सपोज इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, तो ये क्या ढूंढेगा इन्वेस्टमेंट की जगह 10%, 5% या 6% या 8% या 9% पे भी ये आगे इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। ठीक है ना, यानी कि 9.99% पे भी ये मना कर देगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाहिए 10 से ऊपर, यानी कि 11, 12, 13, 15 जो मर्जी मिल जाए। और इसको क्या है, इसको अगर 10, 11, 12, 13, 15 पे लोन जमता होगा तो ये ले लेगा। अब आगे इसके नेगोशिएशन के ऊपर बात है और इसके नेगोशिएशन के ऊपर बात है, लेकिन ये 10 से नीचे तो देगा ही नहीं। तो ये डिसीजन क्या आ जाता है, ये डिसीजन हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये डिसीजन हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिंपल। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। फाइनेंसिंग डिसीजन, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन कि हमारे पास इतना कैश होना चाहिए, हमारे रिसीवेबल्स इतने होने चाहिए कि हमारे पास पैसा आ जाएगा, या हमारा 60 दिन में यहाँ से पैसा आने वाला है, फिलहाल हमारे पास इतना कैश है, फिलहाल हमारे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, फिलहाल हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी हमारी सेल के लिए इतना प्रोडक्शन है, अभी हमारे पास सब कुछ है। मतलब तो हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, सब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वर्कशॉप में सामान खत्म हो गया, नीचे माल खत्म हो गया या इन्वेंट्री खत्म हो गई तो नई इन्वेंट्री मंगाने के लिए पैसे ही नहीं है, या टाइम पीरियड नहीं है, या आपने लेट अप्लाई किया है, वहां से आने का सपोज इन्वेंट्री आने का 10 दिन लगते हैं। अब वो 10 दिन आपने सपोज 5 दिन पहले अप्लाई किया है, अब वो क्या करेंगे, जल्दी डिलीवरी का चार्ज लेंगे, तो इन्वेंट्री आपकी महंगी पड़ गई। तो ये सब डिसीजन लेने की, इन्वेंट्री खत्म हो रही है, वो इन्वेंट्री मंगानी है, उसके लिए कैश होना चाहिए कंपनी में, समझ रहे हो। ये चीजें हो जाती हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हम कहां से पैसा उठाएं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हम छोटे मोटे खर्चों के लिए कहां से पैसा उठाएं, समझ रहे हो। तो
और कंपनी की कॉस्ट, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकती है, कौन सी कॉस्ट सबसे सस्ती पड़ती है, कौन सी कॉस्ट उसे महंगी पड़ती है, इस सब के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। बॉन्ड्स बेसिक्स, बॉन्ड्स कंपनी को सबसे सस्ते पड़ते हैं, बॉन्ड हो गई, या लोन भी सस्ता पड़ता है, फिर लोन के बाद आ जाता है बॉन्ड, बॉन्ड उससे सस्ता पड़ता है। अगर लोन बैंक से लेता है तो ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है, क्या बॉन्ड्स होते हैं, ये सब आप चाहें तो जाके देख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो वही सेम लिखा हुआ है यार, देखो यहाँ पे ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाओ। द मेन सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड, यानी कि या तो अपना खुद का पैसा शेयर होल्डर फंड और या फिर बोरोड जो लोन लिया हुआ है। द शेयर होल्डर फंड रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, जो इक्विटी कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग आपका शेयर होल्डर फंड में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ये सब देना पड़ता है। तो द रिस्क ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इन्होंने क्या बताया हुआ है, जो डिफॉल्ट रिस्क होता है, जबकि डिफॉल्ट रिस्क फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट होता है डिफॉल्ट रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सब चीजें आ जाती है। तो कितना पैसा डेट से उठाना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी से उठाना चाहिए, उन सब की मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, कि डेट से अगर हम डेट इतना है हमारे पास, इक्विटी इतना है, तो उस सब से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब हो जाता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। The cost of each type of finance has to be estimated. Example, debt is considered to be cheapest of all sources. Tax deductible, interest tax deductible होता है, ये तो आपको पता ही होगा यार, पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में। इंटरेस्ट पीबीटी से पहले आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझ रहे हो। इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट की अगर मान लो 10% कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट की हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ती है, कंपनी को एक डेट का फायदा भी होता है। अगर कंपनी के पास लोन है सपोज 1 लाख का, जिनको नहीं पता उनके लिए बताए, तो सपोज कंपनी में 1 लाख के लिए लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10,000 रुपये उसे देने हैं। 1 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10,000 रुपये उसे ब्याज के देने हैं। अब सपोज 30% हमारा टैक्स रेट है, ठीक है, तो ये 10,000 का हमारा 30% कैसे होता है, हमारा EBITDA एबिडा होता है, उसमें से D&A माइनस हो जाता है, फिर उसके बाद EBIT, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, फिर हमारा PBT, फिर उसमें से टैक्स, और फिर उसके बाद पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट टैक्स से पहले माइनस हो गया हमारा। टैक्स से पहले माइनस होने का मतलब जो इंटरेस्ट की रकम है उस पर हमारा टैक्स रेट बच गया, यानी कि हम 10,000 रुपये अगर इंटरेस्ट ना देते तो 10,000 रुपये पर टैक्स देते। अगर हम 10,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं देते तो 10,000 रुपये पे हम टैक्स देते, और टैक्स देते यानी कि 30% हमारा कितना हो गया, 10,000 रुपये का 30% 3,000 रुपये। 10,000 रुपये का 30% कितना हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो हमारे बच गए, वो हमारे किसकी वजह से बचे, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हमारा डेट टैक्स की छूट है। तो इंटरेस्ट का जो हमारा खर्चा होता है वो हमारा ओवरऑल खर्चा हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट। इंटरेस्ट क्या है हमारा 10%, 1 माइनस 30%, तो ये हमारा इंटरेस्ट का ओवरऑल खर्चा होगा, क्योंकि उस पर हमारा टैक्स बचता है। ये लिखा हुआ है कि हमारा डेट इतना होना चाहिए, हमारा डेट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो खराब हो जाए, हम बैंक करप्ट हो जाए कंपनी कि कंपनी के पास इतना डेट हो गया कि कंपनी चुका ही ना पाए, समझ रहे हो। तो ये सब हो जाते हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन में। और क्या आ जाता है हमारा, पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, कि इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी को कितना डिविडेंड देना चाहिए। ओके, तो जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज बांट देती है शेयर होल्डर्स को, मतलब कंपनी के मालिकों में कुछ प्रॉफिट बांट देती है कि ये पैसे, तो जैसे आपको सैलरी मिलती है ना, सैलरी मिलती है नौकरी वालों को, तो नौकरी वाले कुछ सैलरी को क्या करते हैं, सबसे पहले तो रात को मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़े बहुत पैसे उसमें बैंक में भी बचते हैं। तो वो जो खर्चे लायक पैसे देते हैं वो कंपनी डिविडेंड के रूप में देती है, कि कंपनी एक तरीके से आपकी इनकम हो जाती है और
इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें डिविडेंड के रूप में कुछ मिला है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट जो होता है कंपनी को उसमें से कुछ पैसे बांट देती है और कुछ पैसे वापस कंपनी में लगा लेती है। अब कितने पैसे बांटने हैं और कितने पैसे वापस से कंपनी में लगाने हैं, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का डिसीजन है। ये भी हमारे फाइनेंस में आ जाता है कि कहीं हम डिविडेंड ज्यादा ना बांट दें, क्योंकि जो पैसा हम वापस से कंपनी में लगा रहे हैं उस पर कुछ कमाएंगे, समझ रहे हो। उस पैसे पे अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहे हैं, उस पैसे पे अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहे हैं तो हम डिविडेंड देंगे कम, और उस पैसे पे अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रहे हैं तो हम डिविडेंड दे देंगे ज्यादा, क्योंकि हम जब कमा ही नहीं पा रहे उस पैसे पे तो पैसे का रख के करना क्या है, समझ रहे हो। ये चीज कंपनी को करनी चाहिए। अगर अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तो कंपनी को डिविडेंड बांट देना चाहिए, बाय बैक कर लेना चाहिए, बोनस शेयर इशू कर देना चाहिए, मतलब कुछ भी करे पर कंपनी को पैसा बांट देना चाहिए अगर उसके पास कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्ट करने की। और अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी को पैसा चाहिए कि हमें तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास तो है, बहुत जगह है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से हम रिटर्न उठा सकते हैं, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी को वापस रिटेन करना चाहिए अपनी अर्निंग्स। कंपनी को डिविडेंड ना बांटे, कम से कम डिविडेंड बांटे, वापस से पैसा कंपनी में लगाए ताकि ग्रोथ हो, समझ रहे हो, फॉर बेटर ग्रोथ। ये भी एक फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाता है। अब अच्छा, इसमें एक वर्ड आया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब हम फंड रेज करते हैं, मान लो हमने इक्विटी शेयर होल्डर रेज, हमने शेयर रेज करने हैं, हमें शेयर इशू करने हैं कंपनी को। जब कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, आईपीओ रेज करती है, उसका फंड का खर्चा, आईपीओ का खर्चा, फीस का खर्चा, तो ये सब खर्चे होते हैं। एक फंड रेजिंग कॉस्ट होती है छोटी सी, उस कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जो हमारी कॉस्ट उधार लेने के लिए जो कॉस्ट लगती है, उधार लेने की जो कॉस्ट है, मतलब सपोज थोड़ा बहुत इधर का खर्चा उधर का खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देते हैं। मतलब थोड़ी जो एक तरीके से कह लो सिफारिश, मतलब सिफारिश नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, वो देते जो है अपना काम करवाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत। एक तरीके से रिश्वत मांग लो फ्लोटेशन कॉस्ट, जो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का खर्चा हो जाता है जिसको कंपनी बता नहीं सकती कि हाँ ये खर्चा कहाँ हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत खर्चा, दिस इज हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। वो गिनती भी नहीं है कंपनी जब लोन लेती है तो, ठीक है। तो ये वर्ड फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें आया हुआ है, तो मैंने क्या सोचा बता दूं। फ्लोटेशन कॉस्ट ये होती है जो फंड रेजिंग की कॉस्ट होती है। अब हमारे फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस को। फाइनेंसिंग डिसीजंस को जो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है कॉस्ट, जो कॉस्ट हमारी फंड रेज करने की है। पहली वीडियो में मैंने, सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया था कि कॉस्ट क्या होती है कंपनी के लिए, फंड रेजिंग की कॉस्ट क्या होती है। तो वो कॉस्ट हमारी सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी यार फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर कॉस्ट हमारी ज्यादा पड़ रही है, मान लो हमारा जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, 15% हमें पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी कम से कम लोन लेना चाहेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और अगर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो कंपनी ज्यादा लोन ले लेगी, समझ रहे हो। रिस्क, जो रिस्क होता है उनके साथ, मान लो कंपनी ने लोन लिया, या कंपनी ने, मतलब एक तरीके से रिस्क होता है ना, जैसे मतलब कंपनी ने मान लो बॉन्ड इशू किए। अब बॉन्ड इशू किए तो मान लो कंपनी को रिस्क है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारा बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। तो ये जो रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, ये सब रिस्क किसमें आ जाते हैं, ये भी हमारे फाइनेंसिंग कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, हमारे बॉन्ड का दाम गिर जाएगा। तो ये जो रिस्क वगैरह, ये सब मैंने बॉन्ड की वीडियो में बड़ी आसानी से समझाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, सपोज आप किसी से लोन लेने जा रहे हैं 1 लाख रुपए, किसी ने आपसे 20,000 रुपए रिश्वती मांग ली, तो आपके हाथ में तो 80,000 ही आएंगे। किसानों के साथ यही तो होता है, किसान जाते हैं लोन लेने, किसानों के हाथ में आता है 1 लाख रुपए, अगर वो लोन लेने जाते हैं तो उनके हाथ में 40-50 हजार रुपए आते हैं, 60-70-60 रुपए। अब वो 60,000 रुपए में वो उतना लोन भी नहीं होता जिस काम के लिए वो लोन लेने जा रहे होते हैं। तो ना तो उनका काम ही हो पाता, तो वो पैसा खा पी कर उड़ा देते हैं, फिर वो बैड डेट हो जाते हैं, बैंक हो जाता है, फिर कहते हैं कि किसान हमारे पैसा नहीं देते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ ए कंपनी, कि उसके ये देखता है फाइनेंशियल मैनेजर कि उसके आने वाले कैश फ्लोज कैसे हैं प्रोजेक्ट में, जहां जहां कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से कैश फ्लोज कैसे आने हैं। बढ़िया कैश फ्लो आने हैं, बढ़िया रिटर्न आना है तो और ज्यादा लोन ले सकती है कंपनी, वरना कम लोन पे भी काम चल जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट।
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में मतलब कि सैलरीज वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट, ये सब जो हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी। तो जितनी कम से कम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होंगी उतनी कम से कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमारी फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है ही। जो हमारी मान लो महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है तो वो तो है ही ना। अब हमारी सेल अगर 10 लाख है तो भी हमारी 1 लाख रुपए खर्चा है, और अगर हमारी सेल 2 लाख ही है तो भी हमारा 1 लाख ही खर्चा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जितनी कम से कम हो उतना अच्छा, उतना ज्यादा हम लोन ले सकते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट जितनी ज्यादा होंगी उतना कम लोन लेने में फायदा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है। तो ये सब हमारी इफेक्ट करती है फाइनेंसिंग डिसीजन में। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, सपोज कंपनी डेट की जगह इक्विटी इशू कर रही है। इक्विटी इशू में क्या करती है, वो शेयर रेज करती है, ठीक है। अब वो शेयर अगर बेचेगी, मान लो 50, भाई किसी कंपनी को किसी, सपोज ये कंपनी ए है, इसके 100% शेयर है। अब अगर किसी बंदे को इस कंपनी का मालिक बनना है तो उसको 50% से ऊपर शेयर, मोर देन 50% शेयर एक्वायर करने पड़ेंगे, मोर देन 50% शेयर एक्वायर करने पड़ेंगे। अब मोर देन 50% शेयर अगर कंपनी के मालिक के पास है तो वो है मालिक। लेकिन अगर वो इक्विटी इशू करके सोच रहा है कि मैं बाजार में छोड़ दूं, अपना स्टेक कम कर लूं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना स्टेक कम कर देती है, 45% 44% कर देंगी, तो स्टेक वो मार्केट में बेच देती है, सोचती है कि एक बंदा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो जैसे मान के चलो कंपनी ने अपना स्टेक कम करके 46% किया है, तो बाकी का जो 54% है वो कोई एक ही बंदा तो नहीं खरीद लेगा ना, ओनली 1%, 1% तो नहीं खरीद लेगा। इस सोच से कंपनी क्या करती है, अपना हिस्सा कम कर देती है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सोचते हैं ये कंपनी अच्छा, इसमें मालिक ने स्टेक कम किया है तो कंपनी उठा लो। वो क्या करते हैं, कंपनी अपने अंडर कंट्रोल में करने की सोचते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर उठा के रख ले, पब्लिक से खरीद लेंगे जितने शेयर ट्रेडिंग हो रही हो, और इतने शेयर खरीद लेंगे कि वो कंपनी एक्वायर हो जाए, तो उस कंपनी को एक्वायर होने का भी डर है। वो क्या लिखा है, कंट्रोल कंसिडरेशंस, कि कोई हमारी कंपनी टेक ओवर ना कर ले अगर हमने इक्विटी इशू की तो, या डेट इशू किया तो कहीं हमारी कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। दैट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंपनीज अफ्रेड टू टेक ओवर बिड वुड प्रेफर डेट टू इक्विटी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर, मतलब कंपनीज को डर लगता है कि कहीं उन्हें कोई टेक ओवर ना कर ले, तो इसलिए वो प्रेफर करती है डेट इक्विटी के मुकाबले। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में आल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट। समझ रहे हो? तो कैपिटल मार्केट की हालत कैसी है, स्टॉक मार्केट की हालत कैसी है। सपोज शेयर मार्केट रोज बढ़ रहा है, 11,000, 11,200, 12,000, 13,000, मतलब ऐसे जा रहा है शेयर मार्केट गोली की तरह। न्यूज फैल रही है हर जगह कि शेयर मार्केट छलांगे मार रहा है, इस कंपनी का शेयर इन्वेस्ट कर रहा है। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक मौका ढूंढती है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ हम पैसा लगा दें, कौन से शेयर ले लें, कौन। तो जब ऐसा मौका हो कि मार्केट बढ़ रहा है, उस टाइम पे अगर हम पब्लिक से पैसा उठाएं तो पब्लिक हाई प्रीमियम भी पे कर देती है। और अगर स्टॉक मार्केट नीचे है तो पब्लिक पैसा देना नहीं चाहेगी। मान लो उसकी वैल्यूएशन, मान लो कंपनी 750 रुपए पे शेयर इशू कर रही है, तो पब्लिक तब भी ले लेगी अगर उसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू 750 नहीं है तो भी, अगर मार्केट अच्छी है तो प्रीमियम पे भी ले लेगी। लेकिन अगर मार्केट की हालत ही खराब है तो 750 पे कंपनी लेगी ही नहीं, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। अगर मार्केट की हालत ही खराब है, जैसे इस टाइम कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम कौन ले लेगा? इस टाइम कोई पब्लिक लेगा ही नहीं शेयर, सब बेच बेच के भाग रहे हैं, इसलिए तो मार्केट डाउन हो गया था। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर हमारी मार्केट अच्छी है तो पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, वो शेयर इशू करके पैसा उठा लेंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो? वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी उसकी कंपनी की। ओके, तो अब आ जाता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मैंने बताया ये आपको, कितना डिविडेंड उसको बांट देना चाहिए और कितना उसको पैसे वापस से इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में। तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेगा, अपनी ग्रोथ रेट देखेगा कि कितना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहा है, कितना वो पैसा, अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहा है तो सीधी सी बात है ज्यादा पैसे लगाए अंदर। अगर वो कंपनी में पैसा लगा के पैसा कमा सकता है तो पैसा तो बहता ही वही है जहां पैसा आए, जहां से उसे प्रॉफिट मिल सके। सो
ये लिखा हुआ है देखो, द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू टेक रिलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड एक वो पोर्शन है जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है और ये आफ्टर टैक्स बांटा जाता है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है इस पे, समझ रहे हो। तो डिविडेंड बांटना एक अच्छा वो नहीं है ना, अच्छा तरीका है डिविडेंड मतलब, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि डिविडेंड मिलना चाहिए, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कंपनी अच्छी है। तो ये कंपनी लोगों में भ्रम है, इसलिए कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। अगर कंपनी के पास कहीं इन्वेस्टमेंट चॉइस है भी अच्छी तो भी उसे डिविडेंड बांटना पड़ता है अपनी रेपो बनाने के लिए मार्केट में, कि हाँ ये कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो कितना वो डिविडेंड दे, कितना वो अपने रिटेन कर ले, ये होता है डिविडेंड डिसीजन। ये भी क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, समझ रहे हो। वही करंट इनकम, री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ लेना, वही सेम जो मैंने बताया वही होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजंस को, ये और कर लेते हैं, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, देखो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना ज्यादा डिविडेंड दे सकती है कंपनी। जितनी अगर कमाई नहीं होगी कंपनी की तो डिविडेंड कहाँ से देगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग तो अफेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सपोज इस साल हमने कमा लिए 1 लाख, अगले साल कमाए 10 लाख, फिर दोबारा आ गए 2 लाख। तो अगर ऐसे ऊपर नीचे कमा रहे, एक साल लॉस हो गया 5 लाख, फिर अगले साल लॉस हो गया -10 लाख का। तो अगर हमारी कंपनी स्टेबल है, मान लो हर साल 5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, या ऐसे एवरेज मतलब स्टेबल अर्निंग्स है, तो कंपनी क्या करेगी, हायर डिविडेंड पे करेगी। मतलब उसको पता है हाँ भाई हमारी फ्यूचर अर्निंग्स ऐसी ऐसी होने वाली है, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे कर देगी। और कंपनी को पता ही नहीं है कि अगले साल हमारी इनकम बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए, बहुत ज्यादा नीचे ना चली जाए, तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी नहीं, कम से कम डिविडेंड पे करना चाहिए। ओके, फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है अगर वो ज्यादा स्टेबल हो, मान लो कंपनी हर साल 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रही है या 100 रुपए पर शेयर पर डिविडेंड दे रही है, तो इन्वेस्टर्स को पता है कि हाँ यार ये कंपनी पिछले 10 सालों से 100 रुपए शेयर इन्वेस्टमेंट 100 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो ये 100 रुपए ही डिविडेंड देगी। इसकी इतनी अर्निंग्स होती है, इतने इसके स्टेबल डिविडेंड्स है, तो वो कंपनी क्या करेगा, जब वो वैल्यू करेगा, कंपनी के वैल्यूएशन के तरीके होते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, रिलेटिव वैल्यूएशन। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या होता है, वो डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं। तो जितना ज्यादा डिविडेंड होगा, अगर कंपनी के स्टेबल डिविडेंड्स है, तो कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं अगर वो वैल्यूएशन कर रहा है कंपनी की, तो वैल्यूएशन अगर कंपनी के डिविडेंड स्टेबल्स हैं या कंपनी के डिविडेंड ऊपर नीचे थोड़े बहुत ही हैं, अगर मान लो वो 100 रुपए स्टेबल अर्निंग दे रहा है, तो उसका जो अर्निंग वो है क्या कहते हैं वैल्यूएशन करना, वो आसान हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसका फ्यूचर कैश फ्लो पता ही नहीं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। फिर आ जाता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या आ जाता है, वही जो मैंने आपको बताया है। अगर कंपनी के पास आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वो कम डिविडेंड देगी और ज्यादा री इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि वो ज्यादा कमा सकती है, ग्रोथ है कंपनी में। और अगर कंपनी के पास ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, तो वो कहाँ से री इन्वेस्ट, कितना री इन्वेस्ट करेगी, वो तो फिर ज्यादा डिविडेंड ही बांट दे। अगर उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर वो नहीं कमा सकती पैसा वापस कंपनी में लगा के, तो वो पैसे का करेगी क्या, डिविडेंड बांट दो। नहीं तो अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो कंपनी में वापस लगाएगी पैसा। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी के कैश फ्लो कैसे हैं, सपोज कंपनी दिखा रही है सेल, कंपनी ने सेल दिखाई, कंपनी ज्यादा सेल दिखा रही है, कंपनी के फिर प्रॉफिट ज्यादा हुए। अब कंपनी ज्यादा सेल दिखाएगी तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। सपोज वो सेल उधार पे की हुई है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ऑन एक्रूअल बेसिस। तो सपोज अगर सेल उधार पे की हुई है और वो सेल अगले साल रिटर्न हो जाए, तो उसका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे क्रेडिटर्स अच्छे हैं, सप्लायर्स अच्छे हैं, हमारे पैसे आएंगे ही आएंगे, तो वो क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड दे देगी। लेकिन अगर उसको पता है कि हाँ हमारे पैसे आएंगे नहीं, मर जाते हैं हमारे पैसे, या हमारा जो हमने दिखाया है सेल या हमारे प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो हमारे पास कैश ही नहीं है, अगर उसके पास कैश होगा तो डिविडेंड देगी, कैश नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देगी। समझ रहे हो, उसने सोचो एक्रूअल बेस पर प्रॉफिट्स दिखा दिए, कैश उसके पास आ नहीं रहा, अकाउंट रिसीवेबल बढ़े जा रहे हैं, तो डिविडेंड कहां से देगी, उधार इन्वेस्टर से तो नहीं कह सकती ना कि तुम्हारा डिविडेंड उधार हो गया, मेरे अपने रिसीवेबल्स बढ़ा लो। ठीक है, फिर आ जाता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी होती है कुछ,
जब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, तो उन शेयर होल्डर्स की वोटिंग होती है कि हाँ कितना डिविडेंड देना चाहिए। वैसे होता वो कुछ नहीं है, सब समोसे चाट समोसे खाने चले जाते हैं वहाँ इन्वेस्टर्स फ्री के। उसके बाद वो अपने कुछ बंदे बैठा के, वो इन्वेस्टर्स वगैरह बैठा के उनसे पूछ लेते हैं हाँ भाई इतना डिविडेंड देते हैं, वो हाँ हाँ करते हैं, साइन लगवा लेते हैं, हो गया। तो देना जितना मैनेजमेंट को होता है, देती वो उतना ही है। लेकिन जब आपकी बुक में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, तो शेयर होल्डर की भी अनुमति लेना जरूरी होता है कि हाँ हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं, आप एग्री हो ना इस बात से, तब जाके वो डिविडेंड आगे बांटती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टैक्सेशन पॉलिसी, जो डिविडेंड बांटने पे टैक्स लगता है। देखो अगर किसी इनकम को अगर तुम बांटोगे और उस पर टैक्स लगता है तो वो इनकम कम बांटोगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी में लगा लो, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा, समझ रहे हो, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। डिविडेंड बांटने से क्या होता है, शेयर का प्राइस गिर जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी से कैश बाहर चला गया और जितना कैश बाहर चला गया उतनी वैल्यूएशन घट गई, उस वैल्यूएशन घटने के हिसाब से शेयर प्राइस गिर गया। तो अगर आप डिविडेंड कम बांटोगे, क्योंकि आपका डिविडेंड पे टैक्स भी लग रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो अगर टैक्स कम है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम है, तो आप डिविडेंड दे दोगे ज्यादा, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बहुत ज्यादा है तो कंपनी कम से कम डिविडेंड देना चाहेगी। यही है टैक्सेशन पॉलिसी। फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है उस डिविडेंड देने पे, आपके डिसीजन पे, समझ रहे हो। इंक्रीज इन डिविडेंड एज ए गुड न्यूज एंड स्टॉक रिएक्ट्स पॉजिटिवली। सपोज जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, अगर कंपनी ने इस साल 100 रुपए दिया, अगले साल 105 कर दिया, फिर 110 कर दिया, फिर 120 कर दिया, तो अगर कंपनी के डिविडेंड कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, अगर कंपनी के डिविडेंड बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छी न्यूज जाती है मार्केट में कि हाँ यार एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो उसके स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। और अगर कंपनी के डिविडेंड घट रहे हैं या किसी साल दे दिए किसी साल नहीं दिए, तो उसके शेयर प्राइस थोड़ा सा इन्वेस्टर्स पे गलत प्रभाव पड़ता है कि हाँ यार ये कंपनी प्रॉफिट आ रही है, इन्वेस्टमेंट दे नहीं रही और इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो वो क्या करती है, वो शेयर बेचने शुरू कर देती है कि ये कंपनी तो पागल बना रही है, आगे इन फ्यूचर में अब इसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, अगर वो कंपनी डिविडेंड बांटे तो ये भी डिविडेंड पे वो करता है, अफेक्ट करता है। फिर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल मार्केट से हम कितनी आसानी से पैसा उठा सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियों का क्या होता है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो मारुति है, ये जो कंपनियां हैं, जैसे भी निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है, जो भी 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनमें से 10-15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम पे पब्लिक पैसा फेंक देती है। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस है, रिलायंस के नाम पे पब्लिक पैसा फेंकने के लिए तैयार है। रिलायंस अभी वो लाई थी, वो राइट्स इशू लेकर आई थी, तो पब्लिक ने दिल खोल के पैसा फेंका, मतलब रिलायंस के नाम पे पब्लिक पैसा फेंकती है कि हाँ रिलायंस है तो भरोसा है, ये इस तरीके की बात हो जाती है। ठीक है, और जो छोटी कंपनी होती है उन्हें कोई जानता ही नहीं है, तो उनके लिए पैसा उठाना बहुत मुश्किल होता है मार्केट से इन कंपैरिजन टू बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस TCS वगैरह होती हैं। तो रिलायंस वगैरह ज्यादा डिविडेंड देती हैं और छोटी कंपनियां कम डिविडेंड दे पाती हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट से एक्सेस कम होता है उनका। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट में कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि आप इतना डिविडेंड दे सकते हैं, इतना डिविडेंड नहीं दे सकते, या इस सेक्टर की कंपनी है तो इतना डिविडेंड देगी, ये सब रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में लिखे होते हैं। अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है यार, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी कंपनियां, वरना उसके अकॉर्डिंग तो चलेगी। लीगल कंस्ट्रेंट सीधी सीधी सी बात है। फिर आ जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है यार, देखो जो कंपनी जिससे लोन लेती है ना, जो कंपनी को उधार देता है, वो उधार वाला डरता है कि यार कंपनी कहीं भाग जाए, डिफॉल्ट कर दे, हमारा पैसा मर ना जाए कंपनी में, तो वो क्या करती है, कंपनी पे कंस्ट्रेंट्स लगा देती है। कंस्ट्रेंट्स मतलब कि जिसको बोलते हैं बंदिशें, कुछ अच्छी बंदिशें होती हैं, कुछ बुरी बंदिशें होती हैं। तो लोन वाला क्या करता है, उस डर की वजह से वो कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, आप कहीं और से लोन नहीं उठाएंगे, आप किसी और से अभी और पैसा नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो उनका इंटरेस्ट हमारे बाद में देंगे, पहले हमारा इंटरेस्ट देंगे अपनी कमाई में से। तो इस तरीके के कुछ कंस्ट्रेंट लगा देती है अपनी सेफ्टी के लिए जो लोन वाले होते हैं। ठीक है, तो डेट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, वो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन पे अफेक्ट करती है कि जब ये हमारे लोन के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो नहीं दे सकते। डेट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ होता है बॉन्ड होल्डर के साथ या डेट होल्डर के साथ, जिसने हमारे डिवेंचर वगैरह खरीदे हुए हैं उनके साथ। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग रह गई हमारी। अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा क्या है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड और टू सी दैट फर्म्स डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। सपोज देखो क्या है, जब हमें पैसे चाहिए, हमारे पास उस टाइम पैसे अवेलेबल है कंपनी के पास, ठीक है, या मान लो हमारे डेटर्स को पेमेंट करनी है, हमें हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, ठीक है, या हमें कहीं से पैसे निकलवाने हैं, तो हमें जैसे कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां करती हैं किसी से पैसे निकलवाने हो उन्हें, अपने किसी को सेल करी तो उन्हें अपने कस्टमर से पैसे चाहिए, तो वो कस्टमर से पैसे लेने के लिए क्या करते हैं, अगर आप 10 दिन में पेमेंट दे देंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। समझ रहे हो? तो देखो ये कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, कंपनी को इसके 1 लाख रुपए देने हैं अपने डेटर्स, ठीक है। ये कंपनी के डेटर्स हो गए 1 लाख के, यहां 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स तो समझते होंगे यार, देनदार लेनदार। तो यहां कंपनी को 1 लाख रुपए देने हैं, यहां से कंपनी को 1 लाख रुपए लेने हैं। अब यहां अगर टाइम है 10 दिन, ठीक है, और यहां टाइम है हमारा जिनसे पैसे लेने हैं वहां 20 दिन, ठीक है। अब कंपनी को क्या दिख रहा है कि यहाँ यार यहाँ पे 1 लाख रुपए देने हैं 10 दिन में, और यहाँ 1 लाख रुपए आएंगे 20 दिन में हमारे, तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे इनको डिस्काउंट दे देगी 10% का, कि अगर आप 10 दिन में दे देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है, सही है। तो वो 10,000 रुपए के लालच में क्रेडिटर क्या करेगा, यार अगर हम 10 दिन में पैसा देते हैं तो हमें 90,000 ही देने पड़ेंगे, वरना हम अगर 10 दिन बाद देंगे तो हमें 30 लाख पूरे के पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब अगर देखो कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन पे कैसे इफेक्ट होता है, ये 1 लाख रुपए हैं। अब इस कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, फाइनेंशियल मैनेजर, इस कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, सॉरी ये जो क्रेडिटर्स है, इस क्रेडिटर की कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, या तो वो पैसा 10 दिन बाद दे, और या फिर वो पैसा फिर सीधा 20 दिन बाद दे। समझ रहे हो? अगर वो पैसा 5वें 6ठे दिन देता है तो वो बेवकूफ है, और अगर वो पैसा 15वें 16वें दिन देता है तो भी वो बेवकूफ है। समझ रहे हो? 10 दिन में पैसा दे या 20वें दिन पैसा दे, क्योंकि अगर बीच में पैसा दे देता है, जल्दी पैसा दे देता है, तो भी वो बेवकूफ है, क्योंकि वो पैसा लगा के कहीं और कमा सकता था, वो 4 दिन पहले ही पैसे दे के बैठ गया। और अगर वो 15वें दिन पैसे देता तो 5 दिन फालतू क्यों दे रहा है पैसे, वो 10 दिन में जब 10% डिस्काउंट के साथ दे सकता है तो उसे 15 दिन क्यों लगाए। समझ रहे हो? तो हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होनी चाहिए कि हम क्रेडिटर्स या लेनदार का पैसा दे सकें या उनसे पैसे ले सकें। समझ रहे हो? फिर आ जाए टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। कंपनी के पास रिसोर्स है, मतलब मान के चलो कंपनी पैसा उठा सकती है 10 लाख रुपए मार्केट से, ठीक है, और कंपनी ने फिलहाल 5 लाख रुपए उठाए हुए हैं कि 5 लाख रुपए बाद में उठाएंगे, अगर कभी इमरजेंसी पड़ी, हमें पैसों की जरूरत हुई, और कंपनी का जो टोटल है वो सिर्फ 10 लाख रुपए उठा सकती है। सही है। अब कंपनी पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है नहीं, कंपनी को पता नहीं पैसा लगाना कहाँ है, लेकिन बिना बात जबरदस्ती पैसा उठा लिया उसने 10 लाख रुपए अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। हाँ भाई, हमने अपनी पूरी मार्केट कैप खत्म कर ली, तो उस चीज का कोई फायदा थोड़ी ना, अननेसेसरीली ऐड कर लिया अपनी कॉस्ट में। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि अगर उसके पास सरप्लस मनी है और उसके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है कि वो पैसा लगाए कहाँ, खाली पीली पैसा उठा रही है, तो उससे फायदा क्या, ये चीज आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो द प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सोट टू अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग यार, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो, हमें आगे के लिए पैसे चाहिए, और कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग सेम ही है। समझ रहे हो? हमारे सारे खर्चे निपटने चाहिए और हमारे पास पैसा टाइम पे आ जाना चाहिए। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाता है हमारा ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट वाला समझाया था। सही है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है टिपिकली 3 से 5 साल की, क्योंकि ज्यादा लंबी ना तो हम इकोनॉमी वो कर सकते हैं, क्या पता बीच में कुछ पेंडेमिक आ जाए, तो कंपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलती है वो मैक्सिमम 3 से 5 साल लेके चलती है, कि हम 3 से 5 साल तक का फोरकास्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। उससे आगे का तो देखो भविष्य किसी को नहीं पता नहीं, लेकिन वो 3 से 5 साल तक का तब भी फोरकास्ट कर लेती है कि हमारी कितनी सेल्स हो सकती है, कितनी इनकम हो सकती है। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पे वो करती है कि अगर हमारी सेल इतनी हुई या जीडीपी ग्रोथ इतनी हुई तो हमारी सेल कितनी होगी, इस वाले सेक्टर की ग्रोथ इतनी हुई तो हमारी सेल कितनी होगी, हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो उस बेस पे वो अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलती है। ठीक है। और जो 1 ईयर और लेस जो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग होती है उसको बजट्स बोलते हैं। वो अपना बजट बना के चल रही है, जैसे गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है, 1 साल का बजट होता है ना, तो 1 साल से अंडर की जो प्लानिंग होती है उसको बजट बोल देते हैं। सही है। अब देखो ये वो चीज सेम टू सेम वही, फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। जब वो सेल्स की फोरकास्ट कर लेगा उसके बाद तो फिर उसकी फिक्स्ड इनकम की फोरकास्ट, वेरिएबल इनकम की फोरकास्ट, ये सब चीजें वो धीरे धीरे सेल्स के बेस पे करके अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे पहले मेन फिगर उन्हें वो करनी होती है बिगिन, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे कि हमारे अगले साल के प्रॉफिट्स क्या होंगे, क्या हम एस्टिमेशन रखें, कितना डिविडेंड देंगे, कितने हमारे प्रॉफिट्स होंगे। तो ये सब चीजें वो सबसे पहले सेल एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्लानिंग आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर उनकी फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं उसमें से, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद सेल के अकॉर्डिंग फिर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर टैक्स देखते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सब हो जाता है। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। मेट इंटरनल अथॉरिटी अर्निंग आफ्टर डिविडेंड पे आउट, कैश बजट्स, वही सब कुछ लिखा हुआ है यार, कितना डिविडेंड देना है, कितना फिक्स्ड इनकम में लगाना है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस कंडीशन, वही हो गया ना। देखो, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट में हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस कंडीशन सिचुएशंस। समझ रहे हो। जैसे अब कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, कुछ लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये पेंडेमिक अचानक से आ जाएगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना, उसके लिए पहले से हमारे पास कैश है। ठीक है ना, वही सब लिखा हुआ है, आप देख लेना। अब इसमें आ जाता है द प्रिपरेशन ऑफ अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग टू मीट डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प इन रनिंग द स्मूथ बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए टॉप पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्लस एंड हेल्प द कंपनी। वही बिजनेस शॉक, जैसे कि कभी बीच में पेंडेमिक आ गया, ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, इससे बचने के लिए अब जिन कंपनियों के पास कैश नहीं होगा वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, या जो कंपनी इसको नहीं झेल पाएंगी, ठीक है, वो खुलेंगी ही नहीं कभी। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, एग्जांपल सेल्स, प्रोडक्शन फंक्शन, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है। फिर डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। वही इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की सोचते हैं, अपने लिंक को, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने की सोचते हैं। सेम। तो इन सब में ऐसा कुछ है नहीं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना डेट टू इक्विटी होना चाहिए हमारे पास, कितना हमारी डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी, ये सब हमारा आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है। ओके, थैंक यू।